Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज सेल। सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं इस सीरीज़ में, जिसमें कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ चुके और राइबोसोम्स को हमने पढ़ लिया है। तो उनका वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग तीसरे सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, वो है गोल्जी एपरेटस। ये गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस को कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा। गोल्जी एपरेटस एब्सेंट रहता है किसमें? बैक्टीरियाज में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और मैमल्स की आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में ये एब्सेंट रहता है। बाकी सब में मौजूद रहेगा, प्लांट्स में भी एज वेल एज एनिमल्स में भी। प्लांट्स में तो इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है। गोल्जी एपरेटस को प्लांट्स में कहा जाता है डिक्टियोसोम। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डिक्टियोन और सोमा। डिक्टियोन का मतलब होता है टू थ्रोन और सोमा मतलब होता है बॉडी, यानी किसी एक बॉडी को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना जहां उसकी नीड है, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाना, यानी विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट करना या फिर आउटसाइड द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का काम ये गोल्जी एपरेटस करता है। इसलिए प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोला गया है और एनिमल्स में इसको गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों में से कोई भी एक नाम हम ले सकते हैं। अब ये जो गोल्जी एपरेटस होता है, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियस के पास ही मौजूद रहता है। जैसे न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रहती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी से ही लगा हुआ रहता है ये गोल्जी एपरेटस। और प्लांट में ये यहाँ न्यूक्लियस के पास ना होकर ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह की सेट ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, यानी ट्यूब्स के फॉर्म में है, ट्यूब्यूल्स कहा जाएगा, या फिर ये वॉक्यूल्स के फॉर्म में भी रहती हैं इस तरह की स्ट्रक्चर में, तो इनको वॉक्यूल कहा जाता है। और कंबाइनली अगर हम देखें तो उनको सिस्टर्ने कहा जाता है। तो यानी एक एक मेम्ब्रेन ये पैरेलल कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इसको सिस्टर्ने कहा जाएगा। अब सिस्टर्ने में फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको ल्यूमेन कहा जाता है। तो ये ल्यूमेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ से ही शुरू हो जाती हैं मेम्ब्रेन्स, इसी तरह की मेम्ब्रेन होती है उसमें भी, और दो तरह की होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम मौजूद होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, और बनने के बाद प्रोटीन इसी ल्यूमेन में, ये जो लिक्विड भरा हुआ रहता है फ्लूइड, इसी में ही वो प्रोटीन निकाल दिया जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती हैं? लिपिड को, फैट को बनाती हैं, और वो फैट वो इसमें रिलीज कर देती हैं इसमें ट्यूब्यूल्स में। यहाँ से यानी हम अब शुरुआत करेंगे गोल्जी बॉडीज़ तक आने की। ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो मटेरियल यहाँ तक पहुँचता कैसे है? तो ये जो प्रोटीन और फैट यानी लिपिड है जो यहाँ पर बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वो एट द एंड यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आते आते वो एक तरह की इस तरह की वॉक्यूल्स बना लेता है। और ये वॉक्यूल्स इसी में कंटेनिंग है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड इसमें ही भरा हुआ है, एंजाइम्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट कराना है वो इसी में ही भरा हुआ है। ये अटैच हो जाती हैं इन ट्यूब्यूल से, ये जो मेम्ब्रेन है इनसे अटैच हो जाती हैं और अपना प्रोटीन या अपना मटेरियल इनमें डिज़ोल्व कर देती हैं, इनमें छोड़ देती हैं। तो अब ये इस ल्यूमेन में प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह आ गए हैं। तो ये बोला जाता है कि ये जो गोल्जी एपरेटस हैं ये कहाँ से अराइज हुई हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही वॉक्यूल्स आती हैं जो यहाँ इस गोल्जी एपरेटस में अपने मटेरियल को फ्यूज़ कर देती हैं, और मटेरियल इनमें फ्यूज़ होने के बाद वो यहाँ से निकलता हुआ
सेल के बाहर इन्हीं वॉक्यूल्स के थ्रू भेज दिया जाएगा या फिर सेल के अंदर ही जहाँ उसकी नीड है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इन्हीं वैक्यूल्स के थ्रू, इन्हीं ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम गोल्जी अपरेटस का यही है। अब अगर हम फंक्शन देखें गोल्जी अपरेटस के, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है वो है सिक्रीशन का, यानी सिक्रेटरी की तरह काम करता है, सिक्रीट करता है, चीज़ों को निकालता है। जैसे हम बात करें तो प्लांट सेल जो होती है उसके आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं सेल वॉल, जो पैक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। ये पैक्टिन प्रोटीन कहाँ पर सिक्रीट होती हैं? गोल्जी बॉडीज़ में ही। तो सिक्रीशन का काम हो गया। दूसरा ये वे स्टेशन है, असेंबली करता है, यानी एक रास्ता है जिसके थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी और अपने साइट तक जाएंगी जहाँ पर उनकी नीड है। नेक्स्ट ये स्टोरेज का काम करता है, यानी यहाँ पर इन वॉक्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स में स्टोर कर लेता है, प्रोसेस करेगा और पैकेजिंग का काम करता है, यानी इसी वॉक्यूल के थ्रू वो उस पार्ट तक पहुँचेंगी, इसी वॉक्यूल्स में पैक रहेंगी वो चीज़ें गोल्जी बॉडीज़ के वॉक्यूल में। नाउ सेकेंड वन इज़ इट प्रोड्यूस वॉक्यूल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स, यानी ऐसी वेसिकल्स बना रहा है जिसमें एंजाइम्स, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, मेलेनिन पिगमेंट जो हमारे कलर को डिसाइड करता है, यानी हमारी स्किन का कलर कैसा होना चाहिए वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क, तो मिल्क में मौजूद लैक्टोप्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, और वो किस में पैकेज करके, इन वॉक्यूल्स में पैकेज करके, और उसको फिर प्रोसेस में लाता है। एंड थर्ड इज इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, जैसा कि अभी हमने बताया सेल वॉल क्या है? प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो एनिमल्स में नहीं होती है। अब सेल वॉल को बनाने के लिए पैक्टिन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रोटीन यहीं पर सिक्रीट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनाने में हेल्प करेगी। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे बनाने में हेल्प करेगी। तो वो प्रोटीन यहाँ तक कैसे आएगी? इन्हीं गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू। यही तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये एक तरह से कुरियर बॉय की तरह काम करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। प्लस लाइजोसोम का भी काम करता है। जैसे मैंने क्या बताया कि ये जो गोल्जी बॉडीज़ है ये सेल के अंदर भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है इन्हीं वॉक्यूल के थ्रू, और सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो वॉक्यूल सेल के अंदर रह जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? लाइजोसोम, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लाइजोसोम, जिसको सुसाइडल बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग कहा जाएगा, वो यही वॉक्यूल्स होती हैं जो गोल्जी बॉडीज से ही सिंथेसाइज होती हैं। नेक्स्ट अगर सेल ऑर्गेनल देखें तो दैट इज लाइजोसोम। अब लाइजो का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। क्या ब्रेक डाउन करना? या डाइजेस्ट करना। जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं जो हमारी सेल के अंदर घुस गई हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरसेस हो, या फिर जो ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो पुअरली वर्क करते हैं, यानी कि जो अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है, तो उनको साफ़ सफाई करना, ठीक है। और कुछ सेल भी ऐसी होती हैं जो डैमेज हो चुकी होती हैं, तो उनको ख़त्म करना, सेल को डिस्ट्रॉय करना। तो ये सारे काम कौन करता है? ये लाइजोसोम। अब लाइजोसोम होता क्या है? छोटी छोटी सी वेसिकल्स होती हैं, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इस सैक में भरा हुआ रहता है लाइटिक एंजाइम। उसको डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। अगर हम लोग देखें कि ये लाइटिक एंजाइम कहाँ पर बना होता है, तो ये बना होता है RER पर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो अभी हमने बताया लाइजोसोम। प्रीवियसली हम लोगों ने गोल्जी अपरेटस पढ़ा था और बताया था कि गोल्जी अपरेटस में वॉक्यूल्स होती हैं छोटी छोटी इसी तरह की। अब ये वॉक्यूल्स कुछ तो सेल के बाहर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, लिपिड वगैरह है, तो वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरी सेल के बीच में। और कुछ सेल के अंदर ही रह जाती हैं। तो जो सेल के अंदर रह गई हैं उनमें ये लाइजोसोमल एंजाइम या लाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर हो जाता है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइजोसोम। तो गोल्जी बॉडी से ही ये अराइज होते हैं।
तो ये कहाँ पर बना है, वो एंजाइम कहाँ पर बना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तभी तो वो ट्रांसफ़र होते हुए आया है गोल्जी अपरेटस तक। अगर हम लोग फंक्शन देखें तो डाइजेस्टिव बैग की तरह काम करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया। तो अगर हमारी बॉडी में कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, कोई अनडिज़ायरेबल चीज़ें, मटेरियल घुस गया है, फॉरेन मटेरियल, तो जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस, तो उनसे प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करेगा कि उसकी बॉडी से फ्यूज़ हो जाएगा, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया आया, उसकी बॉडी से लाइसोसोम फ्यूज़ हो जाएगा और अपनी एंजाइम को उसकी बॉडी में ट्रांसमिट कर देगा। अब वो एंजाइम उसको डिज़ोल्व कर देगा, डिकम्पोज कर देगा अंदर ही अंदर। तो ये डाइजेस्टिव बैग की तरह काम करते हैं। प्लस हमारी सेल में कुछ ऑर्गेनल ऐसे हो जाते हैं जो टाइम टू टाइम काम करना बंद कर देते हैं या स्लो हो जाती है उनकी प्रोसेस काम करने की, पुअरली वर्किंग ऑर्गेनल, तो उनको उनका सफाया करने का काम भी ये लाइसोसोम करेगा। ठीक है, तो ये हाउस कीपर की तरह, स्कैवेंजर की तरह, या फिर इनको क्या भी बोला जाता है, डिमोलिशन स्क्वाड, इनकी तरह हमारी बॉडी के या हमारी एक एक सेल के ऑर्गेनल की देखभाल करता है। काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो उसको ख़त्म करने का काम करता है। गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे गार्बेज को हम लोग अपने घर के गार्बेज को कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं एक जगह, फिर उसको डिकम्पोज करने के लिए डाला जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो काम ये लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सुसाइड बैग, यानी कि ये सुसाइड बैग की तरह भी काम करता है। जैसे अगर हमारी सेल, किसी भी सेल में अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो क्या करेगा, ये अपने आप को सेल में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या होगा कि इसका जो एंजाइम है वो बाहर निकल आएगा, सेल में फैल जाएगा पूरा साइटोप्लाज्म में, और वो साइटोसोल को डिज़ोल्व कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये खुद को ख़त्म करके पूरी सेल को ख़त्म करता है, ताकि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ अच्छी सेल जो अच्छे से वर्क कर रही हैं वो ही रह पाए, इसलिए खुद की सुसाइड कर रहा है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। कुछ और भी सिग्निफिकेंस हैं इसके। अच्छा, ये जो सेल में ब्लास्ट हो जाता है खुद का, इसको बोला जाता है लाइसोसोमल ब्लास्ट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल सुसाइड, यानी सेल ने सुसाइड कर दी है और उसकी हेल्प किसने की है, लाइसोसोम ने। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं इसके, जैसे जो WBCs होती हैं, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है जिनको, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, तो सेल्स हैं तो उनमें लाइसोसोम भी होंगे। उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये सोल्जर कही जाती है हमारी बॉडी की, तो इसका मतलब ये वायरस से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो इनमें ये लाइसोसोम ही होता है जो वायरसेस वगैरह से लड़ता है, उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट ऑटोफैगी की तरह भी काम करता है। ऑटोफैगी यानी ड्यूरिंग स्टारवेशन की प्रोसेस में हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, तो उस केस में क्या होता है कि ये स्टोर्ड फूड को, जो स्टोर्ड फूड कंटेंट होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट, ग्लाइकोजन, जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। अब वो डिकम्पोज होते हैं स्टोर फूड, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ताकि वो सेल अपना फंक्शन कर सके, तो ये ऑटोफैगी की तरह भी काम करता है, यानी उन स्टोर्ड फूड के आइटम्स को ये डिकम्पोज करेगा ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करा सके। वो वैसे तो नहीं कराते, लेकिन लाइसोसोम ने अपने एंजाइम को उसमें डाल दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी से, अपनी मेम्ब्रेन से बाहर आ गए और सेल उनका अब यूज़ कर सकेगी, तो ये ऑटोफैगी की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट, इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग जो होता है उसकी आपने देखा होगा, पहले वो लार्वा रहेगा, एग रहेगा, एग से लार्वा के बाद टेडपोल के बाद फ्रॉग बनता है। तो जो टेडपोल स्ट्रक्चर होती है फ्रॉग की, तो कुछ इस तरह की होती है, यानी उसमें गिल्स भी मौजूद होती हैं और टेल भी होती है। अब इसका तो कोई काम नहीं होगा जब उसका मेटामॉर्फोसिस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये डिज़ोल्व होना ज़रूरी है, लाइसोसोम ही है जो ये एक्स्ट्रा पार्ट को डिज़ोल्व करता है। तो मेटामॉर्फोसिस में काम आया, डाइजेस्ट कर जाता है उसको। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। अब फर्टिलाइजेशन में क्या करना होता है, एग में फ्यूज़न होना होता है ये स्पर्म का, तो जो स्पर्म का जो फ्रंट पार्ट होता है, आगे वाला हिस्सा, इसको एक्रोसोम्स कहते हैं, एक्रोसोम। अब इस एक्रोसोम में बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम जैसे ही ये एग के इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आए तो अपना एंजाइम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब एंजाइम वो इसको डाइजेस्ट कर डालता है और ये स्पर्म का अंदर वाला पार्ट आसानी से इस एग में फ्यूज़ हो जाएगा।
तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इस तरह से हेल्प करते हैं।